गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने नोटिस किया कि किस तरह से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। अभी कल रात की खबर है कि हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि ईरान के द्वारा यहाँ पर मैसिव लेवल के ऊपर मिसाइल्स यहाँ पे फायर की गई हैं ओवर इसराइल। अगर हम नोटिस करें तो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 180 के आसपास यहाँ पे मिसाइल्स यहाँ पर ईरान के द्वारा फायर करी गई इसराइल के ऊपर। और ईरान का ये कहना है कि ये जो उनके द्वारा अटैक किया गया ना, ये दरअसल में यूनाइटेड नेशन चार्टर के बिल्कुल इन लाइन होता है। ऐसा कैसे? एक्चुअल में अगर हम नोटिस करेंगे तो इसराइल के द्वारा एक हमास लीडर इस्माइल हैनिये, इनको यहाँ पे मारा गया था ईरान की धरती के ऊपर। तो क्योंकि ये जो मारा गया था वो ईरान की धरती के ऊपर था, तो एक तरह से ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक था। तो ऐसा यहाँ पर ईरान यहाँ पे कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं। बट एनीवेज, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर पूरे इस एरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर जिस लेवल तक ये जा चुका है, आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, ये हमें आने वाला टाइम ही हमें अच्छे से इसको बता पाएगा। बाकी देखो, इसराइल ने बोला है साथ ही साथ में कि जो ग्राउंड रेड्स हैं लेबनान के अंदर वो जारी रखेंगे। प्लस एट द सेम टाइम इसराइल के यूएनएनवाई के द्वारा ये भी बोला गया है कि कोई भी अगर इसराइल को अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो ध्यान रखे कि आखिर उसका हर्ष क्या होगा। तो ये सब चीजें चलती जा रही हैं। काफी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें इस पूरे रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 2 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, वैसे हम ना 2 अक्टूबर को ना इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में भी बनाते हैं, नॉन वायलेंस। ठीक है, आज गांधी जी का भी और साथ साथ हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, दोनों की जयंती हमें आज के दिन सेलिब्रेट हम करते हैं। वो आइकन्स जिन्होंने इस देश को बनाया, डेफिनेटली फ्रीडम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, उसके माध्यम से देश के किसानों का, देश के जवानों का मोराल अप करना। ठीक है, तो वो बहुत एक चैलेंजिंग टाइम्स थे। तो डेफिनेटली दोनों लीडर्स को आज के दिन के ऊपर हम याद करते हैं, उनके प्रिंसिपल से काफी कुछ सीखते भी हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका मार्बर्ग वायरल डिजीज के बारे में। दरअसल में ये जो मार्बर्ग है ना, ये एक जर्मन सिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर 1967 के अंदर पहला केस देखने को मिला था। उस समय क्या हुआ था ना, एक वर्कर था, उस वर्कर ने ना यहाँ पर कुछ मंकीज इंपोर्ट किए थे युगांडा से। उन मंकीज के साथ ये कांटेक्ट में आया, जिस वजह से यहाँ पर इसको ये डिजीज होती है। इसी का नाम रख दिया था उस सिटी के ऊपर, मार्बर्ग, जर्मन सिटी के ऊपर। अगर हम बात करें, जो मार्बर्ग है ना, ये बिलोंग करता है फाइलो वायरस फैमिली को, जिसके अंदर इबोला भी आपका देखने को मिल जाता है। अभी हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका के रवांडा के अंदर ना, यहाँ पर टोटल 6 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। कुछ कॉजेज समझ लेते हैं। अगर हम बात करें देखो इसके कॉजेज की, मार्बर्ग की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि अगर आप लेट से किसी ऐसे फूड प्रोडक्ट के साथ टच में आते हो या ऐसे कैसे फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो जो अपने आप में कंटेमिनेटेड है, या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के क्लोज कांटेक्ट में आते हो, उन इन्फेक्टेड एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हो, तो डेफिनेटली उस पर्सन को ये मार्बर्ग हो सकता है। जब एक पर्सन को ये होता है तो कहीं ना कहीं कुछ बीमारियाँ उसको हो सकती हैं साथ-साथ, जैसे आपका ठंड लगना हो गया, हेडेक हो गया, आपका सोर थ्रोट, आपका फीवर, इस तरह के सिम्पटम्स इस केस में देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो, ये एक ज़ूनोटिक वायरस बन गया क्योंकि यहाँ पर आप एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आपके ऊपर ये हो सकता है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये ज़्यादातर ना आपको मेजरली अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। जितने भी ज़्यादातर आपको मेजर आउटब्रेक्स है ना, वो सारे आपको अफ्रीका में ही ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा अब ओला में होता है, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर भी फीवर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद में लेटर ऑन आपका ब्लीडिंग और आपका ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसके कैरियर एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर अफ्रीकन फ्रूट बैट, अफ्रीकन ग्रीन मंकी, ये इसके कैरियर एजेंट यहाँ पे बन जाते हैं। एंड इन बैट से ये फैलता है आपके प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स आपके जैसे एप्स हो गया, आपके मंकीज हो गया, उनमें फैलता है एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ये ह्यूमंस तक यहाँ पे फैल सकता है। इसके जो मोर्टालिटी रेट है ना, वो बहुत ज्यादा है, 24% से लेकर 88% के बीच में। यानी कि अगर एक पर्सन को ये केस हो जाता है ना, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है उस केस में उस पर्सन की डेथ होने की। आज के समय के ऊपर कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो जो भी हम सिम्टम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वही सपोर्टिव केयर हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये था मार्बर्ग वायरल डिजीज के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है ऑपरेशन चक्रा 3 के बारे में।
एक्चुअली में ना कई बार मैंने आप लोगों को सीबीआई के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत आती है। ये आपका जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना, वहां से अपनी पावर डिराइव करती है। बट मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कशन किया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना, कई बार ऐसे क्राइम्स होते हैं जो दुनिया भर में होते हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं। उस केस में क्या होता है ना कि भारत की एजेंसीज को, राइट, दूसरे देशों की एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, या बाकी एजेंसीज को भारत के साथ कोऑर्डिनेट करता है, राइट। तो उस केस में इंटरपोल जो है ना, इंटरनेशनल पुलिस, उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड भारत की तरफ से इंटरपोल के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है? वो और कोई नहीं बल्कि आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका सीबीआई ही हो जाता है। अब आज के समय में क्या हो रहा था, बहुत सारे ना साइबर क्राइम्स आप जानते हो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इंडिया में भी ये दिक्कत बहुत ज्यादा है, और इंडिया में दिक्कत उस कॉन्टेक्स्ट में भी ज्यादा हो जाती है कि कुछ लोग ना इंडिया में बैठकर क्या कर रहे थे, इंडिया में बैठकर यूएसए के लोगों को और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को कॉल करते थे। उनको कॉल करके कुछ बोलते थे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं एंड आप अपना ओटीपी शेयर कर दीजिए, या इस तरह के साइबर फ्रॉड वगैरह करने की उनके द्वारा कोशिश थी। तो ये मुद्दा फिर दुनिया भर में फैला कि इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। तो इस वजह से सीबीआई ने ना भारत में पुणे में से कुछ लोगों को यहाँ पे पकड़ लिया है, क्योंकि ये गलत चीजों के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व थे। बाकी आप और भी जगह देख सकते हो, ठीक है ना, काफी सारे क्राइम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो सीबीआई ने इस तरह से टोटल 26 लोगों को यहाँ पे पकड़ा है। तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्रा 3। तो दिस ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव टू टैकल ऑर्गेनाइज साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आज के समय देखने को मिल जाते हैं। तो इसके माध्यम से एफबीआई हो गया जो यूएस का है, इंटरनेशनल पुलिस हो गया, उनके साथ हम यहाँ पे इस माध्यम से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि ये सारे जो इस तरह के फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क्स है ना, उनको एक तरह से खत्म किया जा पाए, और साथ मिलकर इसके लिए कोलैबोरेटेड रिस्पॉन्स हम यहाँ पे दे पाए। तो ये आपको ऑपरेशन चक्रा 3 और आपको सीबीआई के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। अगला दोस्त मेरा टॉपिक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जी के बारे में। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे दादा साहेब फाल्के जी को। इस बार ना जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। आपने देखा होगा उनका डांस। एक्चुअल में हमें ना अवार्ड से भी ज्यादा इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इंडिया की जो पहली आपको फुल लेंथ साइलेंट फिल्म देखने को मिलती है वो है आपकी राजा हरीशचंद्र, राइट। वो फिल्म को डायरेक्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि दादा साहेब फाल्के जी ही थे। इनको इंडियन सिनेमा का फादर भी माना जाता है। बहुत ही बढ़िया ये इंडियन प्रोड्यूसर, इंडियन डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। तो ये सब बातें आपको दादा साहब फाल्के जी के बारे में पता होनी चाहिए। अब इन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन को रियलाइज करते हुए ना हमने यहाँ पर एक अवार्ड स्टार्ट किया हुआ है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। हर साल यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से फाल्के अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट फिल्म अवार्ड ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, उसके द्वारा ये अवार्ड 1969 के अंदर स्टार्ट किया गया था, ताकि इंडियन सिनेमा की जो भी फेमस पर्सनैलिटीज है ना उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा पाए। जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, इस तरह से किसी ने बहुत अच्छा ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ना इंडियन सिनेमा को, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये हर साल हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर अवार्ड के अंदर आपको एक स्वर्ण कमल देखने को मिल जाएगा। स्वर्ण कमल बेसिकली आपका जैसे जो गोल्डन लोटस होता है वो यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा 10 लाख का कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, सिल्क रोल और शॉल देखने को मिल जाएगा। जो विनर होता है उसको चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कमेटी के द्वारा। इस कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय की फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये हिंदी सिनेमा तो है, बट एट द सेम टाइम आपका रीजनल सिनेमा, चाहे आपका तेलुगु सिनेमा, तमिल, ठीक है, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, ये सारे सिनेमास के भी जो किसी ने अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हो उसको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हम यहाँ पे डेफिनेटली करते हैं। पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था वो मिला था देविका रानी जी को, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जिनको जाना जाता है। उन्होंने जो बॉम्बे टॉकीज है ना, जो पहली इंडियन पब्लिक लिमिटेड फिल्म कंपनी, उसको फाउंड करने वाली कौन थी? वो थी आपकी देविका रानी जी ही। और बाकी दादा साहब फाल्के अवार्ड जी के बारे में, सॉरी, दादा साहब फाल्के जी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा इकोनॉमी का एक टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। देखो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो थोड़ा सा ज्यादा और इंक्रीज हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज के बारे में। एक्चुअल में ना आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से हम करते क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से हम एक हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। किस चीज का रिकॉर्ड? कि देखो इंडिया की
बाकी दूसरे देशों के साथ क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे रखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से। एंड यहाँ पर दो चीजें होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, एक हो गया आपका करंट अकाउंट, दूसरा हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है ना, करंट अकाउंट के अंदर हम आपका ट्रेड ट्रांजेक्शन्स का मेजरली रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपका गुड्स हो गया, आपका सर्विसेज हो गया, राइट। जैसे विजिबल के अंदर आपका गुड्स आ गया, इनविजिबल के अंदर आपका सर्विसेज आ गया, आपके जो इनकम हो गया, मान लो कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिविडेंड, वो सब भेजा जा रहा है, या फिर कुछ ट्रांसफर्स हो गया, लेट से आपका डोनेशन, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ये सब आपके करंट अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके कैपिटल अकाउंट की, तो इसके अंदर और बाकी चीजें हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। जो भी आपके एसेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडीआई, एफआईआई वगैरह हो गया, लोन हो गया, बैंकिंग वाली चीजें हो गई, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मेजरली मिल जाती हैं, राइट। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो उस नंबर को आप नोटिस करना, तो वो नंबर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखो दिक्कत पता क्या होती है, जब आप बहुत ज्यादा इस तरह से ट्रेड मतलब गुड्स को इंपोर्ट करवाते हो, उससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिक्कत हो सकती है रुपये का डेप्रिसिएशन। रुपये का डेप्रिसिएशन मतलब रुपये में गिरावट होना, क्योंकि आप नोटिस करो आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो। करंट अकाउंट डेफिसिट का तो मतलब यही है ना कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब बाहर की कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट आप कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी डॉलर की डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, डॉलर आपका एप्रिशिएट होगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली आपका रुपये नीचे जाएगा, रुपये डेप्रिशिएट होगा। एंड जब रुपया नीचे जाता है, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप कोई सामान बाहर से मंगा रहे हो, तो बाहर से मंगा रहे हो तो डॉलर्स में आप पेमेंट दे रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वो सामान आपको यहाँ पे महंगा मिलेगा, तो इंडिया में उस चीज के दाम बढ़ जाएंगे, तो कंट्री के अंदर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन साइकिल हो गया, उसको भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। बाकी देखो ग्रोथ रेट हो गया, वो भी कहीं ना कहीं लंबे समय के अंदर हमें नीचे जाती हुई देखने को मिल जाती है। तो इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, पर इनको ठीक करने के भी तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रुपये को हमें अप्रिशिएट करवाना चाहिए, जो इम्पोर्ट हमें नहीं चाहिए, राइट, उनको हम कहीं ना कहीं रोकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गोल्ड, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हमारे कुछ नॉन एसेंशियल्स हैं जो नहीं चाहिए, उनके इंपोर्ट को हमें कम करना चाहिए। जो इंपोर्ट करवा रहे हैं वो अच्छी चीजें हम इंपोर्ट करवाएं। बाकी कोशिश करें कि फॉरेन ओनरशिप एसेट्स की उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस करें, कम डेट लें आपके डेवलप्ड नेशंस के साथ, और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ये सब चीजों के माध्यम से हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं। इसी के साथ एक मिलता जुलता मुद्दा, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ट्विन डेफिसिट। होता क्या है, ट्विन का मतलब होता है दो डेफिसिट। दो डेफिसिट के अंदर एक तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, और दूसरा आ गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि अगर आपका खर्चा बहुत ज्यादा है और आपकी कमाई बहुत ही कम है, राइट, हमने डिस्कशन किया हुआ है कई बार। अगर दोनों के दोनों होते हैं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट भी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी, तो उस चीज को हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट के नाम से। तो अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो करंट अफेयर्स तो आप समझ ही जाओगे, प्लस आपका स्ट्रेटेजी इस तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका स्ट्रक्चरल कारणों की वजह से भी हो सकता है, और साइक्लिकल भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल मतलब कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ फंडामेंटल फ्लॉज है, उस वजह से, जैसे मान लो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा रहती है आपकी कंट्री के अंदर, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं है। अगर ये दिक्कतें होंगी तो भाई आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप में काफी इशूज आएंगे, ये लंबे समय के ऊपर आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे। जब मैं बात करता हूँ ना साइक्लिकल की, साइक्लिकल मतलब जैसे इकोनॉमिक साइकिल, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कई बार हो सकता है कुछ ऐसा टाइम आ गया हो जब समय के ऊपर मतलब डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है ना, उसमें चेंजेस आए, या फिर रिसेशन आ जाए किसी मार्केट के अंदर, मान लो यूएसए में रिसेशन आ गया और वहां पर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ही खत्म होगी। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो आप कर रहे हो उसके प्राइस भी बिल्कुल नीचे गिर गए हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये साइकिल है, ये चेंज होते रहते हैं समय समय के ऊपर। तो इन कारणों की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आपके यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। बाकी मैंने दोनों का अंतर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दिया है, हालांकि मैंने मीनिंग आपको समझा ही दिया है दोनों का। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आईडेक्स एंड क्यूनू लैब के बारे में हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करनी है। देखो थोड़ा समझो, जब हम बात करते हैं ना डेवलप डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर हम चाहते हैं आत्मनिर्भरता, हम चाहेंगे सेल्फ रिलायंस वहां पे होना, राइट। अब इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ना एक आईडेक्स करके एक इनिशिएटिव है, जिस इनिशिएटिव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2018 के समय डिफेंस एक्सपो में लॉन्च किया गया। क्या है इस इनिशिएटिव का नाम? आपका इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। क्या काम करता है ये? इसका फोकस यही है कि आपका डिफेंस सेक्टर के अंदर हम सेल्फ रिलायंस कैसे लेकर आ पाए। अब आप पूछोगे सर वो कैसे आएगा? एक्चुअल में क्या है ना, आईडेक्स ने ना बहुत सारी एंटिटीज के साथ पार्टनर किया हुआ है। जैसे आपके इनक्यूबेटर्स हो गया, इनक्यूबेटर्स के माध्यम से क्या होता है,
आपके कुछ ना कुछ आप ना छेड़खानी करने की कोशिश करते हो, थोड़ा इनोवेशन करने की कोशिश करते हो। आप कहीं न कहीं आपको अच्छी खासी टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। प्लस आपके जो भी आर-एन-डी इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके स्टार्टअप्स हैं, आपका एकेडमिया है, उन सब के साथ अगर हम कोलैबोरेट करके चलें, आपके एमएसएमईज़ के साथ कोलैबोरेट करके चलें, तो सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर ये सारा काम करने के लिए ना हमने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे स्टार्ट किया था आईडेक्स इन 2018। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे सर आईडेक्स को मैनेज कौन करता है? देखो दरअसल में आता तो ये आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है और डिफेंस मिनिस्ट्री ना एक डीआईओ भी बनाया हुआ है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक अलग से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना दी गई है। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये इस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को रन करती है, ताकि एक तरह से जो भी सारी चीजें हैं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो गया आपके स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को कोई दिक्कत आ रही है, कोई इनोवेटर को दिक्कत आ रही है, कोई इनक्यूबेटर्स के साथ इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे इश्यूज यहाँ पे ये सॉर्ट आउट करता है। तो इस तरह से सबके साथ यहाँ पे मिलकर हम कोशिश करते हैं इनोवेशन को इंक्रीज करने की, एंड उसके हिसाब से हम आत्मनिर्भर भारत भी यहाँ पे बनने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक क्यूनू लैब भी है। क्यूनू लैब क्या है? क्यूनू लैब को दरअसल में 2016 में फॉर्म किया गया था एज एन इनक्यूबेटर थ्रू एन इनक्यूबेटर एट आईआईटी मद्रास, और ये बेस्ड कहाँ पे है? इन बैंगलोर। क्यूनू लैब्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्यू जो वर्ड है ना, ये आपका क्वांटम को डिनोट करता है। एक्चुअल में आपने यहाँ पर भी इसकी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग ना यहाँ पर इनिशिएटिव यहाँ पे साइन किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा भी बीच में इन्वॉल्व था। एक्चुअल में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में पता क्या होता है? आपका दो पार्टीज के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड को ही हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीक्रेट की जो होती है, वो शेयर्ड सीक्रेट की होती है बिटवीन द टू पार्टीज। इसके माध्यम से आपके मैसेज को एन्क्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, बस वो वही आपके की के थ्रू ही हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। तो यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। और इन्हीं सब चीजों के अंदर यहाँ पर आपका क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे काम करता है, ताकि हमारे जो एसेट्स वगैरह हैं वो वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्टेड रहें एंड साइबर थ्रेट से भी हम यहाँ पे बच पाएं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखो बहुत ही सिंपल सा है, कैज इंड के नाम से, इंडिया और कजाकिस्तान, उसी से इसका नाम बना है। तो 8th एडिशन इंडिया और कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का यहाँ पे हुआ है, मतलब हो रहा है 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पर हो रहा है ये हो रहा है आपका सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड के अंदर। 2016 से हर साल भारत और कजाकिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। पिछले साल जो हुई थी वो आपकी कजाकिस्तान के अंदर हुई थी, इस साल की आपकी भारत के अंदर देखने को मिल जाएगी। भारत की इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका आपको बटालियन देखने को मिल जाएगा। उस तरह से कजाकिस्तान के जो लैंड फोर्सेस हैं उनके लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह की प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपस में एक तो कैमरेडरी बढ़ती है, दोनों आर्मीज के अंदर एक ब्रदरहुड बढ़ता है, एंड एट द सेम टाइम जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको हम शेयर करते हैं, अपने टेक्निक को, अपने प्रोसीजर को आपस में डिस्कशन करते हैं, उनको शेयर किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली इंटरऑपरेबिलिटी, साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू आपका थोड़ा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है, थोड़ा पढ़िएगा, एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो क्या ठीक होना चाहिए। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपके कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। थोड़ा सा मीनिंग अगर आपको पता होगा इनमें से सबका, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से कर सकते हो। कल दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिया था अजरबैजान के बारे में। देखो यूपीएससी ने ना अजरबैजान के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो अपने आप में काफी आसान क्वेश्चन था। ये वाला थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज आइडिया देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ना मैप में अभी दिखा दूंगा, पर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, तो आप नोटिस करोगे यार यूक्रेन तो बहुत ही अलग है, अजरबैजान कैसे हो जाएगा? तो वहां से थोड़ा सा एक ऑप्शन आपका निकल सकता है। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया, आप इराक के बारे में भी समझते हो, तो फिर पक्का ही आपका आंसर मिल गया है। आप यहाँ पे पिक्चर में इसको नोटिस भी कर पाओगे। ये रहा आपका अजरबैजान। ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान का तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आप में से किसी को, राइट। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका जॉर्जिया भी है, आपका रशिया भी इससे साथ बॉर्डर टच करता है, एंड नीचे से आपका यहाँ पे सदर्न साइड से आपका ईरान इसका बॉर्डर टच करते हुए देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो कैस्पियन सी की मैंने बॉर्डरिंग कंट्रीज कई बार आप लोगों से डिस्कस करी हुई हैं, वहां से भी आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते थे, एंड इसका डेफिनेटली जो पहले चार हैं वो आप बिल्कुल करेक्ट मार्क कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 356, आप जानते होंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राइट। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में बहुत ही सिंपल सी चीज है,
ऑटोमेटिकली आपकी असेंबली ऑफ द स्टेट डिसॉल्व नहीं होती है, बल्कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनको यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए गलत है, असेंबली नहीं डायरेक्टली डिसॉल्व होती। पर अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर, उस स्टेट की पावर्स जो होती हैं वो कौन एक्सेस करता है, वो पार्लियामेंट एक्सेस करता है। ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। देखो आर्टिकल 356 के अंदर ना एक बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज भी लिखी गई है कि जो प्रेसिडेंट जी होंगे उनके पास गवर्नर की रिपोर्ट आएगी, और इवन अदरवाइज ये बात भी साथ में लिख दी गई है कि ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, और इवन अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट जी को लगता है तो उस केस में वहां पे वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ये इवन अदरवाइज वाली बात बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाती है, आप लोगों को इसके पता ही होगा। बट एनीवेज यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें दोस्तों एमसीक्यूज के बाद हमारे ट्रू फॉल्स की, तो ये 3 स्टेटमेंट्स है आपके सामने, इनको एक बार पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक था आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में। तो ये कह रहा है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और हैबिटेट कंजर्वेशन में काम करती है। यस, दैट इज करेक्ट। एम स्ट्राइप्स की दोस्तों बात करें तो एम स्ट्राइप्स हमने डिस्कस किया था, इट वाज अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्ट आपका प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यूपीएससी ने भी इसी तरह से क्वेश्चन वो एक पूछा हुआ था कि एम स्ट्राइप न्यूज में है, वो है क्या। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे हरिकेन्स और टाइफून की बात करी गई है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा एक आइडिया लो, मुझे एक बात बताओ, इंडियन ओशन और सदर्न पैसिफिक के अंदर क्या इनको हरिकेन्स के नाम से याद आता है? नहीं, वहां तो साइक्लोन्स के नाम से है। तो वहीं से ही आपका ये थर्ड स्टेटमेंट भी डेफिनेटली आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। नमस्ते स्कीम हमने कल डिस्कशन किया था, डेफिनेटली इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एंड क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की बात करें तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।